हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेट एजुकेशन। तो देखो कॉन्सेप्ट नंबर 20 में बुलेट पॉइंट में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे शॉर्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट पिच वाइंडिंग कि शॉर्ट पिच वाइंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होता है। तो देखो ध्यान दो, शॉर्ट पिच वाइंडिंग जानने से पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि फुल पिच वाइंडिंग क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फुल पिच वाइंडिंग। जैसे मान लो कि हमारे पास एक कोई क्वाइल है, एक वाइंडिंग है जिसका दो टर्मिनल है ए और ए डैश। इसको हमें रोटर या स्टेटर कहीं पर भी रखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे मान लेते हैं ये हमारा रोटर, ये अंदर में रोटर है, रोटर पर इस वाइंडिंग को ले जाकर रखना है। तो कैसे रखेंगे, देखो यहां पर ध्यान दो। जैसे अगर मैं इसके एक साइड ए को यहां पे रख दूं, कंडक्टर ए यहां पर है और इससे 180 डिग्री के एंगल पर, ए वाला पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री। ध्यान से देखना है, अगर यहां पर ए डैश रख दूं तब हम लोग कहेंगे इस तरह के वाइंडिंग को फुल पिच वाइंडिंग। यानी ए क्या है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फुल पिच वाइंडिंग। फुल पिच वाइंडिंग, ठीक है, फुल पिच वाइंडिंग। लेकिन अगर मैं ए डैश को कुछ एंगल शॉर्ट करके रख दूं, कुछ एंगल कम करके रख दूं, यहां पर ए है एंगल मान लेते हैं कितना, ए हमारा एंगल रो एंगल से हम लोग कम कर दिए 180 डिग्री से, तब ए वाला एंगल कितना बचेगा, ए और ए डैश में ए बचेगा 180 माइनस रो। ठीक है, अब इस तरह के वाइंडिंग, यानी अगर यहां पर ए डैश रख दें तो इस तरह के वाइंडिंग को ए यहां पर ए डैश 180 डिग्री पर नहीं, 180 डिग्री से थोड़ा सा कम एंगल पर, तो इसको कहेंगे हम लोग इस तरह के वाइंडिंग ओरिएंटेशन को शॉर्ट पिच वाइंडिंग। क्या कहेंगे इसको, दिस इज द शॉर्ट पिच वाइंडिंग, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। अब देखो यहां पर थोड़ा सा आगे देखते हैं, जैसे किसी भी क्वाइल को इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्वाइल साइड को, ए क्वाइल साइड ए है और इसको मान लेते हैं ए वाला ए डैश, इसके बीच का जो एंगुलर स्पैन होता है इसको हम लोग कहते हैं क्वाइल स्पैन। यहां पर क्वाइल स्पैन कितना डिग्री का दिख रहा, ए वाला कितना 180 डिग्री। तो अगर एक क्वाइल स्पैन 180 डिग्री हो, इफ क्वाइल स्पैन 180 डिग्री हो, तो हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज एग्जांपल ऑफ फुल पिच वाइंडिंग। एक किसका एग्जांपल है, फुल पिच वाइंडिंग का एग्जांपल है, ये है फुल पिच वाइंडिंग। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर ए है और अगर यहां पर ए डैश हो और क्वाइल स्पैन ए वाला 180 डिग्री, तो इसको क्या कहेंगे फुल पिच। लेकिन अगर मैं ए डैश को यहां पे रख दूं, इसको मान लो कि ये वाला है ए डैश, ये व्हाइट वाला जो है ए डैश, यानी ये 180 डिग्री से कितना एंगल कम हो गया। अगर इस एंगल को रो एंगल मान लिया जाए, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट पिच एंगल, तब क्वाइल स्पैन कितना हो गया, ए वाला ए और ए डैश के बीच में 180 माइनस रो। अब इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, शॉर्ट पिच वाइंडिंग। यानी ये जो एग्जांपल है दिस इज द शॉर्ट पिच वाइंडिंग। शॉर्ट पिच वाइंडिंग में जो क्वाइल स्पैन होता है ये 180 डिग्री से कम, क्वाइल स्पैन लेस देन 180 डिग्री। देखो इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, कैसे रिजल्ट आता है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो होता क्या है, होता ये है कि इन केस ऑफ फुल पिच वाइंडिंग, इन केस ऑफ फुल पिच कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, अगर फुल पिच और कंसंट्रेटेड वाइंडिंग हो तो जो ईएमएफ पर फेज मिलता है हमें, ईएमएफ पर फेज वो मिलता है इसी इक्वल टू कितना, √2 पाई एफ एन इंटू फाई एम। ए पर फेज ईएमएफ आया, क्या है, पर फेज ईएमएफ, पर फेज ईएमएफ, पर फेज ईएमएफ फुल पिच कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में। लेकिन अगर वाइंडिंग को शॉर्ट पिच कर दिया जाए तो ये जो ईएमएफ पर फेज है ना, ये कुछ फैक्टर से कम हो जाता है, उसी फैक्टर को हम लोग कहते हैं शॉर्ट पिच फैक्टर। ठीक है, या फिर पिच फैक्टर कहो। तो यहां पर देखो लिख देते हैं, इफ
वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच एंड कंसंट्रेटेड, शॉर्ट पिच एंड कंसंट्रेटेड। अगर वाइंडिंग हमारा शॉर्ट पिच भी हो और कंसंट्रेटेड भी हो, शॉर्ट पिच एंड कंसंट्रेटेड, तब जो ईएमएफ आता हमारे पास, ईएमएफ पर फेज किसी भी कॉइल में, वो कुछ फैक्टर से कम हो जाता। कितना फैक्टर से कम हो जाएगा ये? तो ये कम हो जाएगा केपी फैक्टर से। तो आप कहोगे सर केपी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला तो ज्यादा होना चाहिए ना इससे, तो नहीं, केपी का जो वैल्यू आता है हमारा लेस देन 1 होता है। तो इफ वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच एंड कंसंट्रेटेड, देन ये जो ईएमएफ पर फेज आया, ईएमएफ पर फेज ये रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है बाई फैक्टर केपी, बाई फैक्टर केपी, बाई फैक्टर केपी। केपी को क्या कहते हैं हम लोग? केपी इज आवर पिच फैक्टर। केपी क्या है? हमारा पिच फैक्टर, ठीक है। और केपी का वैल्यू कितना होता? तो केपी का वैल्यू होता हमारा कॉस रो बाई 2, और आरएथ हार्मोनिक के लिए जो केपी का वैल्यू आता है ए कॉस आर रो बाई 2, इतना। ये वाला वैल्यू किसके लिए है? दिस वन फॉर आरएथ हार्मोनिक, आरएथ हार्मोनिक। यहां पे रो क्या है? तो रो इज शॉर्ट पिच एंगल, यानी जितना एंगल से शॉर्ट हो रहा है क्वाइल 180 डिग्री से, ठीक है। तब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर कि जो क्वाइल वोल्टेज है शॉर्ट पिच में, ये इक्वल होगा क्वाइल वोल्टेज इन फुल पिच इनटू केपी, या फिर आरएथ हार्मोनिक के लिए क्वाइल वोल्टेज इन आरएथ हार्मोनिक फॉर शॉर्ट पिच इज क्वाइल वोल्टेज आरएथ हार्मोनिक इन फुल पिच इनटू केपीआर, इनटू केपीआर। तो ये रिजल्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में ईएमएफ आएगा वो फुल पिच वाइंडिंग के ईएमएफ इनटू केपी फंडामेंटल आरएथ हार्मोनिक के लिए आर लगा दिए यहां पर, सिंपली ये रिजल्ट मिला हमें, ठीक है। तो देखो वाइंडिंग का शॉर्ट पिच करने से फायदा क्या है, बेनिफिट क्या है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो देखो यहां पर जैसे ये वाला फॉर्मूला है हमारा केपीआर आरएथ हार्मोनिक के लिए कॉस आर रो बाई 2, यही है ना, ठीक है। इस तरह से हम मान लेते हैं कि रो का वैल्यू कितना है, जो शॉर्ट पिच एंगल है ए है 20 डिग्री। शॉर्ट पिच एंगल कितना हमारा मिला? तो शॉर्ट पिच एंगल है 20 डिग्री, ठीक है। तो फॉर फंडामेंटल अगर आर का वैल्यू 1 रखा जाए, यानी फंडामेंटल के लिए, देखो फंडामेंटल हार्मोनिक के लिए, फंडामेंटल हार्मोनिक के लिए क्या मिलेगा हमें? Kp1 का वैल्यू कितना मिलेगा? Kp1 का वैल्यू में बोलिए cos 20/2, यानी cos 10 डिग्री। cos 10 डिग्री का वैल्यू कितना? ये तो 1 के आसपास 0.98। Kp1 का वैल्यू आ गया 0.98, ठीक है। तो अब बताइए क्वाइल वोल्टेज इन शॉर्ट पिच ड्यू टू फंडामेंटल 1 कितना के इक्वल? क्वाइल वोल्टेज इन शॉर्ट फुल पिच Kp1 0.98, यानी कितना परसेंट वोल्टेज कम हुआ शॉर्ट पिच में? कितना परसेंट कम वोल्टेज दिख रहा है फुल पिच से? तो वोल्टेज रिड्यूसेस बाय 2%, यानी जो वोल्टेज रिड्यूस हो रहा है ये 2% केवल डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। शॉर्ट पिच में का जो वोल्टेज है फुल पिच से ओनली 2% डिक्रीज कर रहा, ठीक है। दूसरा देखो इफ R इज इक्वल टू 3, थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज देखना है। थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज बताइए क्या होगा? थर्ड हार्मोनिक R इज इक्वल टू 3 पुट कर दो यहां पर, तो Kp3 कितना आ जाएगा? Kp3 हमारा चला आएगा cos R का वैल्यू 3 रख दिए, तो 3 इंटू 20 60/2 cos 30 डिग्री, cos 30 ये कितना आएगा? 0.87, 0.87, यानी थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज जो है, थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज इन शॉर्ट पिच, थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज इन फुल पिच इनटू Kp3 0.87। तो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज बताइए कितना परसेंट डिक्रीज किया? 13%।
तो थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज हमारा 13% कम हो गया, जबकि फंडामेंटल वोल्टेज कितना कम हुआ 2%। तो फंडामेंटल तो बहुत कम हुआ। फंडामेंटल में जो डिक्रीजमेंट मिला हमारा, जो फंडामेंटल वोल्टेज डिक्रीज हुआ वो ओनली 2% हुआ, लेकिन थर्ड हार्मोनिक कितना 13%। फिफ्थ हार्मोनिक के लिए देखना चाहते हो तो देख लो। फॉर फिफ्थ हार्मोनिक के लिए आप R = 5 रख दीजिए। फिफ्थ हार्मोनिक आप देख लो यहां पर Kp5 कितना आएगा, R = 5 रखो, 5 × 20 100/2 cos 50 डिग्री। cos 50 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पर 0.64, यानी यहां पर जो EC5 है शॉर्ट पिच में डिक्रीज कर रहा है कितना फैक्टर से, बाई 36%। शॉर्ट पिच का जो वोल्टेज है थर्ड हार्मोनिक वोल्टेज वो 36% डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि फंडामेंटल पर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा शॉर्ट पिच करने से। क्या हो रहा हमारा हार्मोनिक वोल्टेज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रहा। यही तो हमारा टारगेट होता है कि हार्मोनिक वोल्टेज को हम क्या करें, रिड्यूस करें, ताकि हमारा जो ईएमएफ मिले पर फेज वो नियरली साइनसोडियल हो। ठीक है, तो हमारा काम फुलफिल हो गया कि हार्मोनिक वोल्टेज को रिड्यूस कर रहा। ठीक है, बहुत ज्यादा लार्ज एक्सटेंट से कर रहा। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन के हेल्प से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो क्या लिखा है, 4 पोल 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस जनरेटर हैज 48 स्लॉट विथ ए डबल लेयर वाइंडिंग यूज्ड। डबल लेयर वाइंडिंग जानते होंगे आप लोग। डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब क्या है कि एक स्लॉट में 2 क्वाइल साइड को रख दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डबल लेयर वाइंडिंग। तो इन डबल लेयर वाइंडिंग में देखो, इन डबल लेयर वाइंडिंग नंबर ऑफ क्वाइल क्या होता है, नंबर ऑफ क्वाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट। नंबर ऑफ स्लॉट कितना है 48। तो डबल लेयर वाइंडिंग में जितना नंबर ऑफ क्वाइल होगा नंबर ऑफ स्लॉट कितना है 48। ईच क्वाइल हैज 10 टर्न। एक क्वाइल में 10 टर्न है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न बताइए कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न n कितना आ जाएगा। टोटल क्वाइल है 48, तो 48 × 10 480। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न पर फेज निकाल लो आप लोग। तो नंबर ऑफ टर्न पर फेज, एक फेज में कितना नंबर ऑफ टर्न, 3 फेज मशीन है तो 480/3 कर दो, तो नंबर ऑफ टर्न पर फेज कितना आएगा, 160 चलाएगा। नंबर ऑफ टर्न पर फेज कितना 160। ठीक है, इस तरह से। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि क्वाइल इज शॉर्ट पिच्ड बाय एन एंगल ऑफ 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल। क्वाइल शॉर्ट पिच हो रहा है 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल से। द फंडामेंटल फ्लक्स पर पोल, फंडामेंटल फ्लक्स पर पोल जो है वो 0.025 वेबर है। तो लाइन टू लाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर 3 फेज स्टार कनेक्शन अप्रोक्सीमेटली, लाइन टू लाइन इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो क्वाइल हमारा क्या हो रहा है, यहां पर देखो क्वाइल शॉर्ट पिच हो रहा है। ठीक है, और साथ साथ में यहां पर एग्जांपल एक इसका है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी है। यहां पर नंबर ऑफ स्लॉट है ना, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग भी है। तो कैसे निकालेंगे, फंडामेंटल तो निकल गया, नंबर ऑफ टर्न पता चल गया यहां से। ठीक है, अब चलो देखो फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग ये बताइए क्यू का वैल्यू कितना आएगा। क्यू क्या होता है, स्लॉट पर पोल पर फेज, एक पोल और एक फेज के अंडर में स्लॉट। ठीक है, तो स्लॉट कितना है हमारे पास, ए है 48। नंबर ऑफ पोल, कितना पोल का मशीन है, देखो यहां से नंबर ऑफ पोल 4 है, नंबर ऑफ पोल है 4 और फेज कितना है 3, तो ये कितना, ए आ गया 4। क्यू का वैल्यू 4, क्यू का वैल्यू 4 आ गया ना, ग्रेटर देन 1, तो समझ जाएंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है।
लिखा नहीं है पर ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में केडी का वैल्यू बताइए कितना आता है, केडी कितना के इक्वल साइन क्यू गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू साइन गामा बाई 2, इतना, ठीक है, इतना। अब गामा कितना होता है, तो गामा इक्वल होता है हमारा पाई पी बाई एस के, तो पाई 180 डिग्री और पी कितना है 4 और स्लॉट है हमारे पास 48। तो देख लीजिए गामा का वैल्यू कितना आएगा, तो गामा देख लो ये कुछ आ जाएगा यहाँ से 15 डिग्री। तब रख देंगे यहाँ पर साइन क्यू का वैल्यू 4 इंटू 15 बाई 2 साइन क्यू गामा बाई 2 डिवाइडेड बाई क्यू साइन गामा बाई 2। क्यू का वैल्यू कितना है 4 इंटू साइन गामा बाई 2 यानी 15 बाई 2। तो यहां से मिल जाएगा हमें केडी का वैल्यू, देख लो कितना आ रहा है केडी का वैल्यू। यहां से जो केडी का वैल्यू आएगा ये कुछ आ जाएगा 0.95। तो इतना आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का वैल्यू, केडी 0.95 हमें मिला। यहां से केडी का वैल्यू मिल गया 0.95, ठीक है। अब कह रहा है कि क्वाइल शॉर्ट पिच भी है, क्वाइल क्या है हमारा शॉर्ट पिच भी है। तो शॉर्ट पिच के लिए केपी निकाल लेंगे कॉस रो बाई 2, कितना एंगल से शॉर्ट पिच है, आई थिंक 36 डिग्री दिया है, देखो 36 डिग्री। तो ये कॉस 36 बाई 2 कितना कॉस 18 डिग्री। कॉस 18 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना आएगा, कॉस 18 डिग्री का वैल्यू एक कुछ 0.95 इसका भी आ रहा है 0.95। तो देखो यहां से वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, लिखा नहीं है लेकिन क्यू से पता चल रहा है, क्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब कि वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड भी है और शॉर्ट पिच भी है, तब ईएमएफ पर फेज हमें क्या मिलेगा ये हमें पता करना है, ठीक है। तो देखो यहां पर, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, इफ वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच as well as distributed, अगर वाइंडिंग हमारा शॉर्ट पिच भी हो और डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो, ठीक है, दोनों हो, तब जो पर फेज ईएमएफ हमें मिलता है ई पर फेज, और कितना मिलता है √2 पाई एफ एन फाइव एन पी एच फाइव, √2 पाई एफ एन फाइव। ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल इक्वेशन कि जब वाइंडिंग कंसंट्रेटेड हो और फुल पिच हो तो इतना ईएमएफ आएगा, शॉर्ट पिच होगा तो यहां पर केपी आ जाएगा, और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ये केडी फैक्टर से कम हो जाएगा। और इसी केपी इंटू केडी को क्या कहते हैं, वाइंडिंग फैक्टर। केपी इंटू केडी इज कॉल्ड एज वाइंडिंग फैक्टर। इसीलिए क्वेश्चन करवाया था कि यहां से समझ में आ जाए, इसको हम लोग कहते हैं वाइंडिंग फैक्टर। तो रख देंगे सबका वैल्यू हम लोग, देखो यहां पर फेज ईएमएफ कितना आया, पर फेज ईएमएफ √2 पाई एफ का वैल्यू 50 है, फाइव कितना दिया है फ्लक्स पर पोल 0.025। देखो ये जो फाइव होता है ना मैक्सिमम फ्लक्स या फिर फ्लक्स पर पोल दोनों होता है, तो ये 0.025 दिया है। और पर फेज नंबर ऑफ टर्न कितना आया हमारे पास 160, केपी 0.95, केडी भी 0.95, इतना 0.95 एंड 0.95, ठीक है, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहां से मिल जाएगा आपको पर फेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, एक फेज में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, तो ये आ जाएगा कुछ 808 वोल्ट, 808 वोल्ट। लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, क्वेश्चन में पूछा है कि लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना होगा, तो ईएमएफ लाइन टू लाइन स्टार कनेक्शन के लिए क्या आ जाएगा √3 टाइम ऑफ EPH, यानी √3 टाइम ऑफ 808
कितना आ जाएगा ये देख लेंगे। ईएमएफ लाइन टू लाइन कितना आ रहा, कितना आएगा देख लो आंसर, ये आ जाएगा 1400 वोल्ट। इस तरह से समझ में आ गया। बस कुछ नहीं करना था, ये अपने आप समझना था कि डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है और साथ साथ में शॉर्ट पिच भी है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिच हो तो यहां पर ईएमएफ में दोनों फैक्टर चला आता है, केपी एंड केडी। इसको हम लोग कहते हैं वाइंडिंग फैक्टर केपी इंटू केडी। तो केपी का वैल्यू निकाले, फिर केडी का वैल्यू निकाले और ऐसे सॉल्व कर दिए। ठीक है, 1400 वोल्ट क्या आएगा आंसर इसका, तो इसका आंसर होगा हमारा सी 1400 वोल्ट। चलो ओके, थैंक यू।